ताकि अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। जो जो लोग मुर्तकब हुए हैं लाइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। I, Asif Ali Zardari, as President of Pakistan, perform my function. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डायरेक्ट लाइन विद जामी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात हो चुके, हुकूमत बन गई। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत का हलफ भी उठा चुके, लेकिन मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी पारा हाई है, वो ठंडा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच में जो सीनियर रहनुमा हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो कौम की रहनुमाई करते हुए कशीदगी कम करें, अदम इस्तेहकाम को बेहतर करें और को मुफाहमत की राह निकालें। ऐसा होता हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जिन मसाइल का शिकार है ये वतनी अज़ीज़, उनके हल कैसे हो सकते हैं तकसीम की सूरत में? इतनी तकसीम हो तो वो मसाइल हल कैसे होंगे? मुआशरे को सुख का सांस कब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जो अब इंतखाबात के बाद हम उठा रहे हैं, और इस बीच एहतजाज भी हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया। लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब इचरा में गिरफ्तार हुए। मियाँ महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को शादमान से गिरफ्तार किया गया। यही नहीं बल्कि लतीफ़ खोसा साहब को भी गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जो प्रेस रिलीज़ है वो सामने आई, उन्होंने मज़म्मत की। यानी जमहूरी दौर में अगर पुरअमन एहतजाज को जमात कर रही है धांधली के ख़िलाफ़, मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, तो फिर ये कैसा जमहूरी दौर है कि हम गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं इन रहनुमाओं की, फिर उन्हें छोड़ भी देते हैं। तो एहतजाज का बुनियादी हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक तरफ हम मुफाहमत की अगर बात करते हैं तो दूसरी जानिब ये एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। इस सूरत में मुफाहमत कैसे मुमकिन हो पाएगी? कैसे मुझे और आपको चैन मिलेगा? ये सब सवाल और वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, इन पर बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब से। खुर्रम साहब, वेलकम टू डायरेक्ट लाइन वंस अगेन। आपसे हमेशा बड़ी मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई, इसीलिए गाहे गाहे आपको ज़हमत देते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उनका इल्ज़ाम है धांधली का, जमहूरी दौर है, तो क्या हम उन्हें एहतजाज भी नहीं करने देंगे? सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार कर लिया गया, लतीफ़ खोसा साहब को, हाफिज़ फ़रद के साथ जो सलूक हुआ मैं देख रहा था फुटेज में। इसके अलावा एक बुजुर्ग रहनुमा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए, उन्हें सीट के नीचे खींचा गया। ऐसा डर खौफ है क्या जो एहतजाज नहीं करने दे रही आपकी सरकारें ने? पहले तो ये है कि मैं भी अपनी आवाज़ आपके साथ शामिल करूंगा कि पुरअमन एहतजाज, जिसमें जो फोकस है वो पुरअमन पर है, अगर कोई करता है तो उसे ज़रूर करने दिया जाए। लेकिन जामी साहब, अब पाकिस्तान के 76-77 साल होने को हैं, हमें इसका भी तो फैसला करना है कि एहतजाज के जो हाशिए हैं वो क्या है। तो अगर तो कोई पाकिस्तानी शहरी किसी दूसरे पाकिस्तानी शहरी के कारोबार जिंदगी में रुकावट नहीं डाल रहा और वो अपना एहतजाज कर रहा है, तो बिल्कुल जरूर एहतजाज से इजाजत होनी चाहिए। और ये गिरफ्तारियां जो है ये किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन हमें जो दूसरी तरफ इशू है वो ये है कि वो जमात एहतजाज कर रही है जो पार्लियामान में, जिन्हें मैं और आप सुन चुके हैं, जिन्होंने फिर अपने मुखालफों की टांगे तोड़ने और बाजू तोड़ने का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा हम नहीं होने देंगे किसी किस्म की जो कानून साजी है। तो उनका एक साबिका रवैया है। जिन सड़कों पे आज आपने जिन रहनुमाओं के नाम लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये वही सड़कें हैं लाहौर की जहां इस जमात के कारकुनों ने पंजाब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम मारे थे और बाहर आकर जो है कीलों वाले डंडों से जो है वो उनकी हड्डियां तोड़ी थी। उसी नहर के ऊपर उनकी गाड़ियां जो है वो जलाई गई। तो अभी एक रिसेंट ज्यादा महीने नहीं गुजरे कि ये सब कुछ हुआ है। तो वो सब कुछ उसके तनाजुर में है। उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि हमें, अगर जहां से आपने आगाज किया था कि अगर आगे बढ़ना है तो ये जो जमहूरी स्पेस है ये उनको जरूर देना चाहिए, अगर वो पुरअमन है। खुर्रम साहब, बुनियादी तौर पर तो आपकी बात ठीक है, दुरुस्त साहब मान लेता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले निगरान सरकार के दौर में जो पीटीआई रहनुमा के घरों पर जो रेड होते रहे, रात गए, जैसे उनकी खवातीन को उठाया गया, बच्चों को रुस्वा किया गया, जैसे जेलों में डाला गया, तब नून लीग कहा करती थी जी तो निगरान हुकूमत है, उनसे अब जवाब दें। अब जब क्या आप क्लेम करते हैं आप मुंतखब हुकूमत हैं, जमहूरी दौर है, उस बीच में जब ये सब कुछ होगा, जो आप हाशिए लगा रहे हैं पुरअमन एहतजाज के ऊपर, वो निसाबी तौर पर बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे, इनके हाथों में डंडे सोटे आज थे? क्या इनके हाथों में आज पेट्रोल बम थे? क्या ये किसी इमारत पर आज हमलावर हो रहे थे? ये तो इसलिए मैंने कहा कि अगर तो पुरअमन है तो उन्हें जरूर एहतजाज का मौका मिलना चाहिए। और अब चूंकि
ایک منتخب وزیر اعلیٰ موجود ہے، ان کی کابینہ موجود ہے، تو انہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ یہ ایک بڑا مشکل پل صراط ہے کہ ایک طرف اس بات کو یقینی بنانا کہ تشدد نہ ہو، دوسری طرف اس کو بھی یقینی بنانا کہ جمہوری احتجاج کا رستہ کھلا رہے. لیکن بہرحال یہ ایک حاکمیت کا چیلنج ہے، نیا نہیں ہے، انہیں اس سے نمٹنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اب یہ فرمائیں، آصف علی زرداری صاحب بھی آگئے صدر، پہلے صدر تھے تو اور صورتحال تھی، اب کچھ لوگ تبصرہ کریں کہ علامتی طور پر ہی صدر ہیں کیونکہ اب وہ صورتحال نہیں رہی، لیکن بہرحال آصف علی زرداری اگر صدر ہوں گے تو امپورٹنس تو ہوگی. ایک برج کا کردار بھی ادا کرتا ہے یہ جو منصب ہے. کیا امید اور توقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو زرداری صاحب کے اس دوسرے روپ کی بحیثیت صدر جب وہ آج براجمان ہوئے ہیں؟ کہ ایک تو دیکھیں اب انہوں نے حلف بھی لیا ہے آج سے پہر کو، تو ان کی جو بطور صدر اسلام آباد میں موجودگی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں موجودگی کی علامت ہے، کیونکہ یہاں ان کا بھی ایک حصہ ہے اور وہ موجود ہے ریاست کے اعلیٰ ترین عہدوں میں. تو اس سے تو ضرور سیاسی استحکام آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہ شہباز شریف اور مریم نواز اور تمام جو صوبائی وزراء اعلیٰ ان کے اوپر فٹ آتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو اس کے منصوبہ ساز تھے، سہولت کار تھے اور کرنے والے تھے، انہیں جلد از جلد عدالتوں سے سزا دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو بے گناہ ہیں، جن کے اوپر ثبوت اور شواہد نہیں ہے، انہیں بھی اتنا ہی جلد از جلد رہا کیا جائے تاکہ ملک میں انصاف ہوتا نظر آئے. یہ سگنل بھی جائے کہ اس قسم کی جو انسریکشن ہے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو بھی رہا کر کے ان کے خاندانوں کو سگنل دیا جائے کہ ریاست میں بہرحال کہیں نہ کہیں انصاف موجود ہے. ٹھیک. اس میں اچکزئی صاحب کی کل بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ تھی، آگے بڑھنے کی بات وہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے رہنما زرداری صاحب ہوں، نواز صاحب ہوں یا عمران صاحب ہوں، انہیں رہنمائی کرنا ہوگی، راہ نکالنی ہوگی. لیکن ایک بڑا دلچسپ جملہ انہوں نے کہا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایوب خان کا مارشاء اللہ، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ یا مشرف کا دور سہ کے اسے معاف کر دیا، وہ تاریخ ہو گئی، تو کیوں نہ 9 مئی کو بھی معاف کر دیا جائے. آپ اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور یہ ایک تاریخ نے ایک سبق دیا ہے کہ اس طرح کے جو فاشسٹ حملے ہیں ریاست کے اوپر، اگر ان پر نرمی برتی جائے تو وہ دوبارہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ سیاست سے ماورا تھا. دیکھیے اگر جو سیاسی احتجاج جیسے آج ہوا ہے اس کے اوپر میں بھی اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اس پہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. لیکن جب اگر آپ جو ریاستی عمارتوں کو آگ لگائیں گے، آپ توڑ پھوڑ کریں گے، آپ GHQ کے گیٹ توڑیں گے، آپ پشاور میں 150 جانور زندہ جلا دیے انہوں نے 9 مئی کو، تو پھر وہاں یہ جو آرمڈ انسریکشن ہے امریکہ میں جو 6 جنوری 2020 کو واقعہ ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ان کے کرنے والوں کو اور منصوبہ سازوں کو 18 سال کی قید کی سزائیں سنائی ہیں. وقت لگا انہیں بھی عدالتوں کے تھرو جانے کا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنا واضح اندیا دیا ہے کہ لیکن خرم صاحب جو ان کے سرخیل تھے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بارے میں کولوراڈو کی کورٹ نے تو بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کر دیا نا، وہ بھی تو ایک مثال. جی نہیں، کولوراڈو کورٹ نے یہ کہا کہ، اور یہ معاملہ بھی آگے چلے گا، اور اس میں بھی یہاں ہمیں پاکستان میں بھی جو آنے والی پارلیمان ہے، اب سب پارلیمان اپنی جگہ پر موجود ہے اور امید ہے کہ کل اگر وفاقی کابینہ بن جاتی ہے تو پھر پاکستان کی تمام جو منتخب حکومتیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوں گی. ان کے سامنے یہ ضرور ایک چیلنج ہے، اور میں آپ کے توسط سے ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کیا کہ یہ جو آرمڈ انسریکشن ہے اور یہ جو اس قسم کی 9 مئی کی حرکت، اس کے باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے. اور اس کو لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہم چونکہ فوجی عدالتوں میں یہ کیس جا رہے ہیں، پاکستان کی سویلین عدالتیں ایک سخت قانون کے تحت اس کی کریں. اور میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم بڑی جمہوریتوں کی مثال دیتے ہیں جو آج کل اپوزیشن میں ہے، وہ بھی مثالیں بڑی برطانیہ کی دیتے ہیں. برطانیہ کی میں برکسٹن میں ایک رائٹس ہوئے کچھ سال پہلے، تو انہوں نے خصوصی عدالتیں لگا کر 7 دنوں کے اندر اندر سزائیں دے دی.
उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह का बलवा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो जमहूरियतों में भी आग और बलवा और तशद्दुद काबिल कबूल नहीं होता। दैट सेड, तहरीक इंसाफ को अपने आप, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनको चाहिए कि वो पार्लियामान में आके एक वाज़ेह इंदिया दें कि जनाब, हम अगर अपने वोट पर खड़े हैं तो हमें ये याद रखना है, और उनको याद भी आप जैसे लोगों को कराना चाहिए कि 70% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है। अगर 30% वोट पड़ा है उनको, तो 70% लेकिन वोट आप उनके देखें खिलाफ ना, भी पड़ा है। जेल बैठा जो उनका रहनुमा है इमरान खान साहब, 9 मई के ऊपर जो अभी ताज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसके ऊपर जो उनका बयान था, रद्द-ए-अमल था, बड़ा मुस्बत था। वो तो चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है कि अगर कहीं ना कहीं कोई साल में 2 दफा मंतक कहीं कारगर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो पार्लियामान में भी अभी तक उन्होंने तरीकेकार अपनाया है, ये भी कोई जमहूरियत को तकवीयत नहीं देगा। तो उनको भी अपने केसेस के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी बहरहाल पार्लियामान के अंदर आकर ये गुफ्तगू करनी होगी। मैं इस पे अगर आप मुस्तकिल दोबारा आता हूं, सड़क पर लेकिन ही उससे रहेंगे, पहले तो आपने एक मामला हल नहीं होंगे। बड़ा दिलचस्प नुक्ता आपने उठाया है कि 9 मई पर कानून साजी आपकी ख्वाहिश है, मुतालबा। मुझे बहसियत साफ़ी क्यों लग रहा है कि ये आपकी ख्वाहिश नहीं बल्कि खबर है? नहीं, ये मैं चूंकि तारीख का एक तालिब इल्म हूँ, और अभी हमने अमेरिका में भी हालिया तारीख देखी है, लेकिन ज्यादा जो मेरे लिए खतरनाक तारीख है वो नाजी जर्मनी की है। जिस तरह यहाँ 9 मई हुआ था, वहां नवंबर 1923 में म्यूनिख में एक इसी तरह की बगावत की थी, और फिर उस पर अदालतों ने नरमी की, जिसका फिर 10 साल बाद नतीजा आया कि वहां फाशिज्म पूरी तरह राइज हो गया। और फाशिज्म भी, मैं ये भी याद करा दूं, जिससे ज्यादा मैं खाइफ रहता हूँ, कि वोटों के जरिए आया। जिस तरह अभी वोटों के जरिए इनको 30% वोट मिला है, तो लिहाजा वोटों के जरिए वो बने, और फिर बनते ही एडोल्फ हिटलर ने वो तमाम जमहूरियत के जो इदारे थे उनको ताराज करके उसने कब्जा कर लिया। तो हम उस तरफ अल्लाह ना करे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेशरफ जरूर शुरू हुई है, क्योंकि अवाम ने 9 मई की सजा नहीं दी उस जमात को। अवाम ने उसके बदले में वोट से कुछ और इजहार किया है। जी, वो बहुत ही इसीलिए फाशिज्म का जो घंटा है, अगर कि मुझे लगता है कभी कभी मैं अकेला ही बजा रहा हूं, लेकिन वो मौजूद है और बज रहा है। इसके हल के लिए ही तो बात की जा रही है ना कि ये तकसीम को कम किया जाए, एक दूसरे के हाथ मजबूत किए जाएं। उस सिलसिले में जब मैं जरदारी साहब का जिक्र करता हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों आमने सामने या बैठते हाथ में लाते तो दिखाई देते नहीं है, जो रवैये रहे हैं दोनों जमातों की जानिब से। सो हाउ होपफुल आर यू फ्रॉम प्रेसिडेंट जरदारी के उनके होते हुए जो मुफाहमत के लिए जाने जाते हैं, अगर वो कोई ब्रिज का किरदार अदा करते हैं तो नून लीग किस हद तक उनके साथ चलेगी, किस हद तक भरम रखेगी उनका? जी, हम उनका भरम रखेंगे, लेकिन हम खुद भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो बानी चेयरमैन की तरह पहली जो रो है कौमी असम्बली की, उसकी कुर्सियों के पीछे से बतौर वजीर आजम फंसा कर नहीं जाते, इसलिए कि जी मुझे हाथ ना मिलाना पड़े, जो उनका तरीकेकार था। वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं फिर कहूंगा, जो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको ये सुन्नी इंदिया देना है कि अभी तक तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब लोग गद्दार, काफिर और डाकू। तो लिहाजा वो जो जिस 30% वोट पर वो इसरार कर रहे हैं, वो फिर जो बाकी 70% है उसका भी एहतराम करें। तो हम उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, अगर जरदारी साहब उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो आप जावेद साहब, क्योंकि आप भी माशाल्लाह अदबी आदमी हैं, तो मैं ये अब जसारत करने लगा हूं कि मफामत में और बुज़दिलाना मसालिहत में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकंसिलिएशन और अपीजमेंट, इनमें फर्क है। तो हमें जब तक तो वो अपने तशद्दुद के उस पे अमल पैरा है, तो फिर उनके साथ अगर जो बातचीत है वो अपीजमेंट होगी, बुज़दिलाना मुसालियत होगी। अगर वो उससे पीछे हटते हैं तो हम उनके साथ रिकंसाइल करने के लिए, मफामत करने के लिए हमेशा तैयार है। ये मिसाल अगर अपोजिशन पर आए तो शायद दुरुस्त होती, लेकिन यू आर द गवर्नमेंट इन पावर। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अखलाकी जवाज़ होता है आगे हाथ बढ़ाने का, गवर्नमेंट को ज़्यादा इदराक होता है, गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हमेशा अपोजिशन से गवर्नमेंट या हुकूमतें रुजू करती हैं, उनको मेज़ पे बुलाया करती हैं। माजी में नहीं बुलाया तो खमियाजे हमने भुगते। इसलिए आई थिंक हम्बली सर कि इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन द जॉब ऑफ इमरान खान। इसीलिए मैंने ये तवक्को की है कि अगर फौरी तौर पे वो लोग जिनके खिलाफ 9 मई के केसेस में शवाहिद नहीं है, मर्द व ख़वातीन, उनको पूरे मुल्क में रिहा कर दिया जाए, तो वो एक अच्छा सिग्नल जाएगा।
कि भी हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है, लोगों को खा मखा हम जेलों में नहीं डालना चाहते, चलिए, और नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये इजहार है, इजहार राय की आज़ादी है। लेकिन ये जो जिस घंटे का मैंने फाशिज्म का जो घंटा बज रहा है, उससे जो है एक तशवीश भी है। और अल्लाह ताला ये जो हुकूमतें हैं, जरदारी साहब का इस्लामाबाद में होना इसलिए बेहतर है कि माजी में यही देखा गया, तारीख ने ये बताया कि जब तक जो जमहूरी जमातें हैं वो मिलकर इसका मुकाबला ना करें फाशिज्म का, तो उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा अगली सूरत हाल पे। सदर भी बन गए, काबीना का भी जिक्र मैंने आपसे करना था। गूंज ये है कि प्रोबेबली इट विल बी मोर लाइक अ टेक्नोक्रेट ड्रिवन कैबिनेट। व्हाई सो सर? जी, चूंकि बराह रास्त वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, उन्होंने बहुत मुशावरत की है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, लेकिन हतमी फैसला उनका है। अगर वो समझते हैं कि इस वक्त के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें टेक्नोक्रेट्स बेहतर सर्व कर सकते हैं। देखिए, इससे ज्यादा अहम कि काबीना में कौन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान में रहने वालों को, अपने भाइयों और बहनों को महंगाई में कमी डिलीवर करें, गैस और बिजली के बिलों में रिलीफ डिलीवर करें। खुर्रम जो साहब, ये आपकी नौजवान मर्दों एक्सपर्टीज भी हैं, लेकिन आई डोंट सी इट हैपनिंग सूनर। ये बहुत वक्त लगेगा सर। जो मुआशी इशारे हैं वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। फौरन सुख का सांस नहीं मिलने वाला है काम शहरी को। जी जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसमें कम से कम हमें 2025 के आगाज का इंतजार करना है। लेकिन जो भी मुश्किल फैसले हैं, चाहे वो निजकारी के हवाले से हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, उनमें एक ड्रामाई कमी करनी है। हमें गिलगित बल्तिस्तान और आज जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह ट्रीट करने से हम सूबों को ट्रीट करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, और यही आई थिंक गालिबन वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, कि जी शहबाज शरीफ और उनकी काबीना जो है वो सख्त फैसले कर ले। जब 2025 के आगाज में या 25 के बजट तक जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तब वो भी हुकूमत में यानी आ आप जाएगी। पीपल्स पार्टी को दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बनते देख रहे हैं? जी देखिए, यही वो उस पर मशरूत है। मेरे कियास आ रही है, मुझे उनका नहीं पता, वो बेहतर बता सकते हैं पीपल्स पार्टी की कि उनका क्या नुक्ता नजर है। कि जब भी अभी हम मुइशत में इस्तेहकाम देखेंगे, और अगर कीमतों में कमी नहीं तो कीमतों का बढ़ना रुक जाएगा, और एक फीलिंग आएगी इंशाल्लाह अगले 7 से 8 महीनों में कि मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तो खुर्रम जब ये साहब, नजर आएगा तो फिर थोड़ा सा एक सवाल बड़ा वादा फ्रैंकली फिक्र मैं को आपसे करना नजर चाह रहा हूँ। बड़ा फ्रैंकली एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कैबिनेट का जिक्र हो रहा है, टेक्नोक्रेट्स का, और आपने कहा ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, हालातों वाक़ के तनाज़ुर में जो मुनासिब बंदे हैं। क्या पार्टी में ऐसे कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे जो इन हालात को देख के डिलीवर कर सकते? या फिर वो राय जो मैं फ्रैंकली आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये तो शायद बड़े अरसे से किसी और की ख्वाहिश थी कि टेक्नोक्रेट टाइप की कैबिनेट या सेटअप हो तो मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं? सर, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए आपकी। ये ख्वाहिश हो सकती है। बिल आखिर हम सब लोग जो अवाम की नुमाइंदगी के दावेदार हैं, उनको जिम्मेदारी उठानी है। तो अगर कोई भी ऐसी काबीना बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी बिल आखिर जनाब सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर होगी, और उनके जो साथी हैं उनके ऊपर होगी कि उन्होंने किस किस्म की हुकूमत डिलीवर की है। फर्क सिर्फ ये है अब इस दफा कि जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी, उसके आखिर में एक पहले ही नजर आ रहा था कि जी इलेक्शन होना है, और इलेक्शन सामने एक होराइजन के ऊपर मौजूद था। अब जबकि कुछ वक्त ज्यादा है एक पॉलिसियों को चलाने का भी, और उसके बाद इंतखाबात अभी कुछ दूर हैं, तो लिहाजा अब फर्क ये है कि ये मुश्किल फैसले लिए जा सकते हैं जो गालिबन उस वक्त बहुत मुश्किल थे। लेकिन वो भी एक, मैं आपको बता सकता हूँ कि यानी हुकूमत के एक ऑब्जर्वर की हैसियत से, स्टूडेंट की हैसियत से जो हाकमियत और उसको स्टडी भी करते हैं, कि ये जो 16 महीने थे पाकिस्तान की मुशत के लिए सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना था। और अगर पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ और यहाँ भी श्रीलंका की तरह पेट्रोल की और दूसरी चीजों की लाइनें नहीं लगी, तो उसमें शहबाज शरीफ की और उनकी कैबिनेट का बहुत बड़ा रोल है, और उनको इस पर सराहना चाहिए। खुर्रम साहब, हाउ गुड इट इज़ कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो खारजा के ख़जाना के कलमदान पे आ रहे हैं। डार साहब शायद ख़जाना को उस तरह डील ना करें। फिर दाखिला का जो मुहाज़ है वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की ख़बरें हैं। फिर जो खारजा का मुहाज़ है वहाँ पे डार साहब, उनके मुआवनीन जलील अब्बास जिलानी और तारिक फ़ातमी साहब का जिक्र हो रहा है। ये वाली स्कीम आपको कैसी लगती है देखने में और सुनने में?
जी देखिए, ये स्कीम जो भी शहबाज शरीफ बनाएंगे, उसका जो असल इम्तिहान है वो उसका नतीजा है। अगर तो ये टीम डिलीवर करना शुरू कर देती है, बेहतर है कि ये अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाई जाए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का जो आईनी बंदोबस्त है, आइन में जो लिखा हुआ है, वो तो ये कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए, कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो लोग आकर ये फैसले करें। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म का एक इस्तेहकाक जरूर है कि उन्होंने पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मैं इसलिए ये अगर ये सवाल सब आपसे पूछ रहा था कि एक आम तासुर ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब हूँ या उनके करीबी कुछ 4-5 रफ़का हूँ, उन्हें इस मंजर से आउट किया गया है, चाहे वो 5 निगरान टेक्नोक्रेट्स आ रहे हों गवर्नमेंट में, कैबिनेट में, चाहे डार साहब को ख़जाना ना मिलना हो या दाखिला में नकवी साहब का आना हो। ये भी कुछ लोगों की राय है। आपको भी बीइंग नून लीगी रहनुमा कुछ ऐसी फीलिंग होती है? जी, वो 1945 में जब विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गए तो उनसे कहा गया कि जी दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा। उन्होंने कहा एट द मोमेंट, नहीं उसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी एट द मोमेंट इट इज एक्सट्रीमली वेल डिस्गाइज्ड, वेल डिस्गाइज्ड। नजर नहीं आ रहा इधर कितना छुपा। तो उन्होंने कहा तो लिहाजा ये जो है ये जो आप जिसकी तरफ इशारा किया, ये भी एक नुक्ता नजर बड़ा वजनी है और उस पर जरूर सोच विचार करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा, मुल्क ने आगे जाना है और पार्लियामान में होने या ना होने से ज्यादा अहम या कौन से साथी थे और नहीं थे, सबसे अहम ये खुर्रम है साहब, मुस्लिम थोड़ा लीग सा नून अवामी लहजे में बात कर लेते हैं। हम जरा थोड़ा ज्यादा ही संजीदा हो गए, जी तारीख में चले गए। तो नहीं लगता कि थोड़ा जो हाथ हो गया मियाँ साहब नाल या डार साहब नाल? जी देखिए, जब आपने इस मैदान में कदम रख दिया है तो ऐसे हाथ तो होंगे। ये तो ऐसा अरीना है, और मैं मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है तो लिहाजा हम पहलवानों का शहर है, कुश्ती लड़ते हैं। तो जब आप इस अखाड़े में उतरते हैं तो इस अखाड़े में कोई असूल और कवानीन नहीं, तो लिहाजा एक ऐसे अखाड़े में पांव रखा है जहां कुछ भी हो सकता है, और हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। 18 में भी हुआ था, 24 में भी हुआ। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर एक अलग बहस है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ। लेकिन ये कि अब बहरहाल आज हमें सब ने ये फैसला किया है, करना चाहिए मुस्लिम लीग नून में, कि मुल्क ने आगे बढ़ना है, हमने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, और उसी बुनियाद पर आगे चलेंगे। जो हमें कहते हैं हद हो गया है, उसका फिर जो इलाज है वो वक्त खुद तजवीज़ करेगा। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा था कि एक राय ये है कि कहीं ये भी ख्याल पाया जाता है कि ड्रीम कम्स ट्रू, यानी ना मियाँ साहब हैं, ना इमरान खान साहब हैं, ना डार साहब हैं, ना कोई ऐसे और रहनुमा हैं जिनसे प्रॉब्लम या छेड़खानी होती थी। अब तो मुफाहमत ही मुफाहमत है, चाहे जरदारी साहब हूँ या शहबाज साहब हूँ या मर्जी के टेक्नोक्रेट्स हों। तो कहीं किसी का ड्रीम कम ट्रू तो नहीं हुआ? लेकिन यहाँ फिर एक जो दरवाजा अभी बंद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मुतशद्दद रवैये की वजह से, वो ये है कि किसी ने कहा हुआ है कि जिंदगी में अक्सर पिंजरे ऐसे हैं जिनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। आपने खुद अपने आप को पिंजरों में बंद किया हुआ। तो लिहाजा यहाँ जो अगर हमें पाकिस्तान के जो आइन के पहले सफ़े पर लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद हाकिमियत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, अगर हमें उसके करीब जाना है तो पार्लियामान का हर इजलास ये दरवाजा खोलता है हमारे लिए कि हम आपस में बैठें। जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2006 में उनको ये समझ आई कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को बतौर मुखालिफ ट्रीट करना है, दुश्मन नहीं बनाना, और जानी दुश्मन और खूनी दुश्मन नहीं समझना एक दूसरे का। तो लिहाजा अगर ये सोच होगी कि पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, चलें हम एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, लेकिन जो अवाम की राय है जिसपे हम सबका यकीन है या होना चाहिए कि उसी के जरिए मुल्क मजबूत होगा और आगे चलेगा, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में, उसकी मजबूती के लिए भी पार्लियामान ने अपना काम करना है। और तमाम जमातें अगर इस पर मुत्तफिक हों, और जरदारी साहब भी अब इस्लामाबाद में मुस्तकिल मौजूद हैं, वजीर आजम भी हैं और अपोजिशन भी है, तो वो कम से कम इस एक एजेंडे पर तो काम कर सकते हैं ना कि पार्लियामान को मजबूत करेंगे, हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और उसकी जो तमाम फंक्शंस हैं, चाहे वो कानून साजी है या ओवरसाइट है, वो हम उसको उस पर अपनी भरपूर ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी तो चूंकि हुकूमत साजी थी, MNAs ने हलफ भी लेना था, फिर ऑब्वियसली वोट भी कास्ट करना था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इस बीच हमें
جناب نواز شریف صاحب بھی دکھائی دیے ایوان میں. اب جب کہ یہ کام ہو چکا، اب وہ کیا کریں گے؟ رائے آرام فرمائیں گے یا کوئی لندن چلے جائیں گے؟ جی یہ تو ابھی انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ضرور پارلیمان میں آ کے اگر جو سنجیدہ ایشوز ہیں اور لیجسلیشن ہے ان کا ووٹ بھی بہت قیمتی ہے. ایک ایک ووٹ پارلیمان میں بل پاس کرانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو وہ آ کے تو اپنی رائے بھی دیں گے. اور جو بعض ایسے ایشوز ہیں جن پہ ان کی رائے ہے اور ان کا بڑا تجربہ ہے، وہ آ کے پارلیمان میں بات بھی کریں گے. تو وہ یہ بالکل لا تعلقی کا لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اظہار ہوگا، وہ نہیں ہوگا. وہ وقتاً فوقتاً پارلیمان میں آ کے اپنا حصہ ڈالیں گے. میں اینڈ پہ ایک بڑا حساس موضوع اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، دیٹ از ریگارڈنگ دی یوتھ. کہ آپ چاہے اسے فاشزم کے نام پہ بیانیے کو موازنہ کریں، لیکن فیکٹ آف دی میٹر چاہے وہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہو یا سرویز ہوں، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں خرم صاحب کہ بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے اس نے ووٹ پی ٹی آئی کو دی ہے، آپ کو نہیں دیا. اور یوتھ ہمارا مستقبل ہے، اور یوتھ کا سب سے بڑا بلج بھی پاکستان میں ہے، اور یوتھ سب سے زیادہ ووٹرز بھی ہیں رجسٹرڈ ووٹرز میں. Is not it something very concerning for the government, for people like you? جی ہے. کیا آپ انہیں اٹریکٹ نہیں کر سکے؟ آپ انہیں رام نہیں کر سکے؟ دو ایشوز ہیں جامع صاحب، بہت شکریہ آپ نے یہ ایشو ریز کیا. پہلا ایشو تو ابلاغ کا ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یوتھ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی. اب وہ یہ ہے کہ جی لوگ اب چونکہ اخبار نہیں پڑھتے اور ٹیلی ویژن بھی کم دیکھتے ہیں، تو ٹک ٹاک کے ذریعے ان تک پہنچنا ہے. بہرحال جو بھی طریقہ ہے ہمیں ان تک پہنچنا ہے، ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے. ابھی تک نہیں. دوسرا ایشو یہ ہے، اور یہاں پہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو بہترین یوتھ پالیسی ہے وہ روزگار ہے. ایگزیکٹلی. اگر تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ روزگار، ابھی یہ سارے ایشوز جس کی طرف ہم نے ذکر کیا، فاشزم، میں خرم صاحب اس مدعے کو اٹھا رکھتا ہوں میری اور آپ کی اگلی نشست تک اٹھا رکھتا ہوں، کیونکہ وقت میرا ابھی کم ہے. یہ تبھی پیدا ہوئے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے. روزگار تو یوتھ میں بھی ایک ٹھہراؤ آئے گا. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر تھے. ملکی مسائل کے اوپر تفصیلی ان سے گفتگو ہو رہی تھی. آج بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے مانی ہیں کئی باتیں کہ یہ غلطیاں نون لیگ سے ہوئیں، یہاں کمی کوتاہی رہ گئی. لیکن یہ جو مسائل ہیں ان کا انبار ہے، اور ان گنت مسائل ہیں جو کہ دم نہیں توڑے بلکہ کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے سامنے اژدہے کی طرح. اور اس بیچ میں سیاسی تقسیم ہے. اس کے باوجود کہ انتخاب ہوا، حکومت بن گئی، سکھ کا سانس نہیں مل رہا. تو آج میں نے سوچا کہ ہم ایک دانشور شخصیت کو زحمت دیں جنہوں نے حکومت کے رنگ بھی دیکھ رکھے ہیں، سفارت کے رنگ بھی دیکھ رکھے ہیں، استاد کا روپ بھی ہے ان کے پاس، لکھاری بھی ہیں، دنیا گھوم رکھی ہے انہوں نے. جناب حسین حقانی صاحب، ان کو ہم نے زحمت دی. گاہے وہ لکھتے بھی ہیں، ملکی مسائل پر اپنی فکر کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو حسین حقانی صاحب امریکہ سے میرے ساتھ براہ راست جڑے ہیں، سفر میں تھے لیکن ان کی مہربانی کو انہوں نے وقت دیا. تو ان سے ہم بات کریں گے ان تمام موضوعات پہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپسی پہ حسین حقانی صاحب سے ہمارا تفصیلی مکالمہ ہوگا. سابق سفیر امریکہ، ایک استاد، ایک محقق، ایک تجزیہ نگار، ایک عمر گزاری انہوں نے سیاست کو، صحافت کو اور سفارتی معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حالات و واقعات پر تسلسل کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. جناب حسین حقانی صاحب سفر میں تھے تو ہم نے ان کو مزید سفر کرنے پر مجبور کر دیا. پروگرام ڈائریکٹ لائن کے لیے انہوں نے وقت نکالا. حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈائریکٹ لائن میں. انتخاب ہو گیا، حکومت بن گئی، لیکن وہ جو استحکام ہے یا سکھ کا سانس ہے وہ ابھی بھی خواب لگتا ہے. وائی سو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی مسائل پر سنجیدہ گفتگو ختم کر دی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے چل رہا ہے. میں ابھی یاد کر رہا تھا آپ کی گفتگو جو اس سے پہلے کی تھی، تھوڑی سی میں نے سنی تو اس میں مجھے یاد آیا کہ یوتھ کی بات ہو رہی تھی. کبھی ہم بھی یوتھ تھے. تو بھٹو صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے 1972 میں. میں نے میٹرک ختم کیا اور میں کالج میں آیا، اور اس وقت تحریک چل رہی تھی بنگلہ دیش نامنظور، اور سارے نوجوان جو تھے وہ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے آبویسلی خلاف تھے، اور اس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ بھٹو صاحب بنے تھے، پیپلز پارٹی بنی تھی. لیکن اب جب غور کرتے ہیں تو یہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ بات تھی. کیسے بنگلہ دیش نامنظور ہو سکتا تھا؟ ایک نیا ملک بن گیا تھا، دنیا اسے تسلیم کر رہی تھی، ہمیں بھی تسلیم کرنا تھا، اور کیا بالآخر پاکستان نے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اور کئی سالوں میں ایسا رہا کہ نوجوانوں کے اندر مقبول نعرے جو تھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب بھی
نوجوان جو ہیں ان کے اندر قومی غیرت کے اوپر بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے اور ہوتا ہے. نوجوانوں میں ہمیشہ غیرت زیادہ ہوتی ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم غلام ہیں، حالانکہ کوئی غلامی اور دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو کیا دنیا کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ مگر ایسا نہیں ہوا. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ سارے نوجوان افغانستان اور کشمیر کی جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پاتے. ہمیں ایک حقیقت پسندانہ گفتگو کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری معیشت کیسی ہے. ٹی وی کے اوپر بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے یہ کر دیا. سارا کچھ صرف ہم حکمران نہیں کرتے، قوم کے بھی بہت سے مسائل ہیں. ہمارے ہاں یعنی وہ والدین جو بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے وہ بھی ذمہ دار ہیں مسائل کے. ہماری فیمیل لیبر پارٹیسپیشن بڑی تھوڑی ہے. ہمارے رویوں کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری قومی رویے ہیں. دیکھیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن کا باتھ روم اگر گندا ہو تو وہ تو اس وجہ سے گندا ہے کہ جی بہت سارے ان پڑھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہماری یونیورسٹی ہیں ان کے باتھ روم کیوں گندے ہوتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ اس معاملے میں یہ ہے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، صفائی کرنا کسی اور کا کام ہے. تو جب تک ہم کھری گفتگو اس پہ نہیں کریں گے کہ ہمارے خارجہ تعلقات کی کیا ضروریات ہیں، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن حسین صاحب مزید رہنمائی کریں. مقبول نعروں کے نام پر ایندھن بنی ہے یوتھ. آپ نے بھی اس کا بھی اظہار کیا، چاہے وہ آپ کی جوانی ہو یا آپ کی یوتھ کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہے. لیکن دنیا بھر میں تو یہ پریکٹس رہی ہے، مقبول بیانیے، مقبول نعرے، یوتھ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. ہم زیادہ سفر پھر کیوں کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر؟ ہمارا فاصلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں دیکھیے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود بھی ان نعرے بازیوں میں پھنس جاتی ہے. اس نے بھی کبھی حقیقت پسندانہ فیصلے نہیں کیے. مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے، نام نہیں لوں گا، ایک بہت معروف ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں. وہ ٹی وی پہ بہت آخری بار جب مجھے کبھی آنے کا موقع دیا جاتا تھا 8-10 سال پہلے، تو وہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے ایک دم سے تقریر کرنی شروع کر دی امریکہ کے خلاف، کشمیر کی آزادی کے بارے میں. میرے منہ سے نکل گیا کہ بھائی دیکھیے اس وقت پتہ نہیں شاید 66-67 سال ہوئے تھے. میں نے کہا جی 66-67 سال اگر کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرگ ہے، تو بغیر شہرگ کے ہم نے 60-67 سال گزار لیے، اگر 2-4 برس اور گزار لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہ ناراض ہو گئے. لیکن آپس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہماری جو ہیں وہ قوم کو حقائق سے باخبر کرنے والی ہیں ہی نہیں. مطلب کوئی فرد حکمران ہو جائے، فرشتہ حکمران ہو جائے، تو پاکستان کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرے ملکوں میں ہمارے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ہاں لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ کے ہمارے ملک میں نہیں آ جائیں گے، تب تک دوسرے ممالک ہمارے لوگوں کو آسانی کے ساتھ آنے نہیں دیں گے. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے غریب ملکوں کا یہی معاملہ ہے. تو اس لیے کچھ تھوڑی سی سچائی کے ساتھ ہم گفتگو شروع کر دیں، لوگوں کو حقائق بتانا شروع کر دیں، لوگوں کو یہ کہنا بند کر دیں کہ فلاں آئے گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کسی کے آنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. سب کو مل کے اس کشتی کو پار لگانا ہوگا اور بہت سارے اداروں، بہت سے افراد کو بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے. عدالتوں کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، میڈیا کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، سیاستدانوں کو اپنی ریپوٹیشن درست کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد قوم کو امید دینی ہوگی اور اس امید کی طرف لوگوں کو بڑھانا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاڑی کو کسی نظام کے مطابق چلائیں. مگر وہ کیسے ہوگا؟ بڑی خوش بختی قاہرہ صاحب بھی جوائن کر چکے، کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ میں سوچا تھا کہ آپ کو بھی بتا دوں. قاہرہ صاحب آگے ہیں. قاہرہ صاحب، جب زرداری صاحب اس سے پہلے صدر تھے تو حقانی صاحب سفیر تھے امریکہ میں، پھر جو رانگ ڈوئنگز ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اب دوبارہ زرداری صاحب صدر ہیں، تو میں آپ سے مخاطب ہونے سے پہلے ذرا یہ نقطہ حقانی صاحب کے سامنے رکھوں. تو حقانی صاحب، اب آپ کو امید ہے کہ وہ رانگ ڈوئنگز فکس کی جائیں گی؟ دوبارہ کہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جب زرداری صاحب صدر تھے تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جب آپ سفیر تھے، سرٹن رانگ ڈوئنگز ور کمیٹڈ، تو ڈو یو تھنک کہ اب جب وہ صدر بنے ہیں تو اب ان کو فکس کیا جائے گا، ٹھیک کیا جائے گا، اصلاح کیا جائے گا اس سارے معاملے کا جس کی بھینٹ آپ چڑھے؟ لیکن کسی فرد کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی ہو جائے، اگر اس کے اندر وہ برداشت کرنے کو تیار ہے، جیسا کہ میں تیار ہوں. مجھے مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ہے، باہر رہتا ہوں، لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، دنیا بھر میں ابھی تک میری عزت ہے، بات سنی جاتی ہے.
तो मुझे उससे कोई इतना बड़ा शिकवा नहीं है कि उसके इजाले के लिए मैं ये कहूँ कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो रॉन्ग डूइंग्स अब खत्म होनी चाहिए। ये जो हम पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, किसी फर्द के खिलाफ लगा देते हैं, लेकिन जरदारी साहब के खिलाफ मतलब ये है कि जी वो अच्छा जी इतने साल मुकदमे चले, 11 साल उनको जेल में रखा गया, एक मुकदमा साबित नहीं हो सका। मैं इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। अगर आप कराची शहर जाएं तो वहाँ जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है उसके पास एक आधी बनी हुई इमारत है। ये दरअसल हयात होटल है जो 1977 में जेर तामीर था। जब ज़ियाउल हक साहब ने हुकूमत संभाली तो किसी ने कहा कि जी ये जो बिल्डिंग है ये असल में रेलवे के लैंड पर है और ये नाजायज बनी है, वो तामीर रोक दी गई। उसके बाद वो कई बार कोशिश की गई क्योंकि बैंकों के कर्जे थे, बैंकों के कर्जे वापस नहीं हुए। हुसैन साहब की आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही, कोशिश करें उनका राब्ता दुरुस्त करें ताकि हम उनको सुन सकें, उनकी आवाज़ उनका राब्ता बेहतर करें। मीनवाइल कायरा साहब इंतज़ार का बहुत शुक्रिया, आप हमारी गुफ्तगू में शरीक हुए, पहली बार आज मेरे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। सर जरदारी साहब बन गए सदर, मिसाक़ मुफ़ाहमत की वो बात कर रहे हैं, लेकिन डंडे सोटे आज बरसाए जा रहे थे। जमहूरी दौर में जो एहतजाज करी थी PTI की क़यादत, सलमान अकरम राजा हूँ या लतीफ़ खोसा हूँ, पकड़े गए वो। तो ये क्या जमहूरियत है और क्या मिसाक़ मुफ़ाहमत की जानिब जरदारी साहब अब सदर बन के वाकई अमली तौर पर कदम बढ़ा सकेंगे? देखिए जी, ये कोई बरतानवी और डेनमार्क और नॉर्वे वाली जमहूरियत तो है नहीं, ये पाकिस्तानी जमहूरियत है और जमहूरियत है। बहुत सारी बातें करने की हमें आज़ादी है और कुछ चीज़ों पे हमारी रुकावटें भी हैं, ये भी बात दुरुस्त है। और हम एक स्ट्रगल में, हम एक डेवलपिंग और स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, हमें इस बात का इकरार रखना चाहिए ज़हन में। हमें अपने आप को बिल्कुल उन पैरामीटर्स पे लेके जाके टच स्टोन नहीं बना देना चाहिए कि जी इंग्लैंड में क्या होता है और बरतानिया और डेनमार्क में क्या होता है, नॉर्वे में क्या होता है। हाँ, हमें वो टारगेट अपने सामने रख के उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ सदाकतें ऐसी हैं जो ओपनली कही जाती हैं तो लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं जी। मसलन हमारे यहाँ एक तवील अरसे से हमारी एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में रही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर कोई ये समझता है कि फौरी तौर पे किसी एक दिन कोई इनकलाबी उठेगा और वो आगे कहेगा डंडा उठा के कि जनाब बस ये लाइन मैंने खींच दी है, अब इससे आगे किसी ने नहीं आना, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत तो ये पॉसिबल इस तरह मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में फौरी तौर पे हो जाए। ये क्लैश का रास्ता है और इसी तरह दिलिया के साथ है, इसी तरह सियासी जमातों के अंदर भी एक दूसरे के साथ भी है। सो हमें सबको एक बात पहले समझनी होगी, अगर सियासी जमातें हैं तो वो एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। हमें इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना है, इमरान खान को हमारे मैंडेट को तस्लीम करना है, इसके अलावा तो बुनियादी नहीं पड़ेगी ना। इसी तरह कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कानून और आइन के मुताबिक तो स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़ी रियलिटी के तौर पे है और आप उनको एकदम कता नहीं कर सकते। हाँ, आप दुनिया के तजर्बे से और समझदार लोगों से सीख के ऐसी पॉलिसी बनाएं कि सियासतदान बुनियादी तौर पे लीडरशिप का क्लेम करता है ना, लीडर तो कई है, लीडर तो इस मुल्क में फौज के भी हैं, अदलिया भी लीडरशिप है, उस्ताद भी लीडरशिप है, वकला भी लीडरशिप है, उलमा भी लीडरशिप है, मीडिया भी एक लीडरशिप का रोल अदा करता है, ये ओपिनियन मेकर है सारे, लेकिन मेन जो है वो सियासतदान है। तो सियासतदान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उसने खुद अपने एक्शन से तसादुम से बचते हुए मैक्सिमम लोगों को स्पेस दे के ये देखना है कि किस तरह ये जो हम अपने मुल्क के निज़ाम को किसी तल्ख बात से, किसी इम्तिहान से बचा के और अपने इदारे को इम्प्रूव करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। हमें बाकी इदारों से तो बाद में बात करनी है ना, हाँ उनसे भी बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी कि जनाब आप सबने देख लिया, सियासतदानों ने भी सीखा है, आपने भी सीखा है, अदलिया को भी सीखा है, तो ये अब एक अंडरस्टैंडिंग सी हो गई 74-75 साल के बाद, एक समझ आई है सबको कि अब हमें अपने रवैये देखने होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जरदारी साहब ने इस हुकूमत के क़याम के वक्त जब कोalition फाइनल हुई तो उन्होंने कहा था कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, वो एक बेहतर रास्ता है कि हम उस रास्ते को अडॉप्ट करें जो लड़ाई और तसादुम का रास्ता नहीं है। उस सिलसिले में कायरा साहब आप नहीं समझते कि एक जमात सरापा एहतजाज है, धांधली की बात कर रही है, मौलाना कर रहे हैं जो कभी PDM का हिस्सा थे, अचकज़ई साहब कर रहे हैं वो भी उनके हिस्सा थे, खुद नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठीं, आप भी, आपकी जमात ने भी कई हलकों के ऊपर शिकायत की,
تو آپ نہیں سمجھتے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے دھاندلی کے اوپر تاکہ ونس فار آل مسئلہ حل ہو جائے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پچھلے الیکشن کے اندر بھی دھاندلی کے یہی شور تھے، اسی طرح تیسرے دن رزلٹ آئے تھے، اسی طرح ایک حکومت بندے توڑ کے اور مخالف جماعتوں کو اکٹھا کر کے بنائی گئی تھی، اس وقت بھی کوئی شور تھا، اس وقت نہیں سنا گیا۔ 2013 میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی، نہیں سنا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں تھا تو اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ آپ کے قانون کے اندر فورمز موجود ہیں، آپ ان فورمز کی طرف جائیے، آپ اپنے فورمز کو ریڈنڈنٹ نہ کر دیں۔ اگر کسی کو ان پہ اعتبار نہیں ہے تو اعلیٰ عدالتیں بیٹھی ہیں، اعلیٰ عدالتوں میں چلے جائیے، ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہی ضروری ہے تو پہلے جوڈیشری کے پاس چلے جائیے نا۔ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڈیشری میں سے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا نا، وہ تو کسی ایک جج پہ مشتمل ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے اس کا کوئی لیجسلیٹو رستہ نکالنا ہے، پارلیمانی رستہ نکالنا ہے، تو پہلے آپ پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، یعنی کہتے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ، ہماری سیٹیں چھینی گئی، ہم بھی کہتے رہے اچھا جی 10 20 50 100 کتنی سیٹیں چھینی گئی، باقی سیٹیں تو بھائی باقی جماعتوں کی ہیں نا، ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جہاں سے آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں بھی دوسری جماعتوں کے ووٹ موجود ہیں، سو ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں۔ اگر آپ ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ فوج کو بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ عدلیہ کو بھی نہیں چھوڑتے، آپ الیکشن کمیشن کی بھی ایسی تیسی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کون سا وتیرہ ہے جس کے ساتھ آپ قومی خدمت کرنے چلے ہیں؟ ہم نے تو ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ مفاہمت کے ذریعے، آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے راستے پیدا کی جائے۔ قوموں سے سیکھنا پڑے گا، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں قوم کو سچائی بتانی پڑے گی۔ آج کل دیکھیں نا یہ بحث ہے کہ کیا کرے گی پیپلز پارٹی جبکہ مسلم لیگ کو بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ بھائی مشکل فیصلے کرنے کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہوگا نا کہ اگر پیپلز پارٹی لیڈ میں ہوتی تو کیا کرتی۔ اگر وہی کام ہم کرتے اور ہم مسلم لیگ سے تعاون کا تقاضا کرتے تو پھر آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میری سر مظہر عباس صاحب سے بات ہو رہی تھی، سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ بظاہر ایک غیر فطری سے اتحاد ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی پہلی کابینہ کے حصہ نہیں بنی۔ اگر یہ بظاہر غیر فطری اتحاد ہے تو اس غیر فطری اتحاد یا الائنس کے ساتھ جمہوریت کی نگہبانی کیسی ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد فطری ہے اور غیر فطری نہیں ہوا کرتے۔ اتحاد وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں غیر فطری اتحاد ہے۔ وہ یار یہ بنا تھا وہ فطری اتحاد تھا، اس کے بعد آج تک جتنے اتحاد بنے وہ سارے فطری اتحاد ہوتے ہیں۔ عمران خان کا اتحاد فطری اتحاد تھا، کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فطری اتحاد تھا، باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تھے فطری اتحاد تھا ان کا۔ سو اتحاد ہوتے کیوں ہیں؟ اتحاد تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی جماعت کو اکثریت نہیں ملتی۔ صحیح، الیکشن میں تو جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ مجھے اکثریت ملے اور 2/3 ملے اور میں اپنی مرضی کے جو میرا مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق فیصلے کر سکوں۔ جب یہ صورتحال نہیں ہوتی اور کسی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں آتی تو پھر وہ دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کے اپنی حکومتیں بناتے ہیں اور وہ انہی جماعتوں کو ملاتے ہیں جن کے خلاف وہ الیکشن لڑے ہوتے ہیں، انہی جماعتوں کو ملاتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کی ہوتی ہیں۔ یہ جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہے، یہ ہندوستان کے اندر بھی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ جاپان میں بھی ہے، یہ انگلینڈ میں بھی ہے، ساری دنیا کے پارلیمانی نظام میں ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ فطری اور غیر فطری اتحاد کا چکر چلا کے، ہاں ہمارے ہاں سیاست کے اندر ابھی وہ ٹھہراؤ اور میچورٹی نہیں آ رہی، پرابلم ہے، لیکن یہ ہمارے سماج کے باقی سیگمنٹس میں بھی اسی طرح ہے۔ آپ کے میڈیا کے اندر بھی دیکھ لیں کیا ہے، عدالتوں میں بھی دیکھ لیں کیا ہے، سماج کے دیگر سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے قاہرہ صاحب، آپ کی جو دلیل ہے بالکل اس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کافی حد تک، وہ یہ ہے کہ جب پرانے انتخابات کی آپ مثال دیتے ہیں تو جو فافن کی یا دیگر اداروں کی رپورٹ آتی ہے فیئرنس کی، اس میں وہ فیئرنس انڈیکس گرا 49 پہ آیا جو کبھی 53 تھا 59 تھا پچھلے 2 الیکشنز میں۔ ساتھ تشویش یہ بڑی کہ جو نوجوان ووٹر ہے اس کا رجحان پی ٹی آئی کی جانب ہے ان لائک نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ تو یہ دو جو انڈیکیٹرز ہیں، نامینیٹرز ہیں، یہ تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے آپ جیسی بڑی سیاسی جماعتوں کو کہ ہم نوجوان کو اپنی طرف راغب نہیں کر پائے یا ہم فیئرنس کا انڈیکس نیچے گرا چکے ہیں اور اس کی وجہ سے انریسٹ رہے گا معاشرے میں چاہے حکومت مستحکم ہو جائے؟
देखिए, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में रहता ही है। कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है जिसके अंदर अनरेस्ट ना हो और जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हो। इसको एड्रेस करना चाहिए। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बिल्कुल होना चाहिए और है कि हम यूथ क्यों इस ख्वाब में चली गई है। मसला ये होता है कि जब आप अपोजिशन में बैठे होते हैं ना जी, तो आप बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे होते हैं, आप सिर्फ अटैक कर रहे होते हैं, आप आलमी ताकतों को, आप पाकिस्तान के इदारों को, आप लोगों को रिलीफ की बातें कर रहे होते हैं। और हम भी जब नौजवान थे तो इस तरह के नारों से बड़े मुतासर होते थे, हुए, और मैं सोशलिस्ट पार्टी में रहा और बड़े इनकलाब हम चाहते थे, आज भी हैं, उसको सोच के तो आज भी हम हैं। लेकिन अब वक्त के साथ समझ आया कि ये इनकलाब इस तरह नहीं आया करते और हमारे माशरों में नहीं आते, उसके लिए क्वालिफिकेशंस और हैं। ठीक, मसला ये है कि ये तदरीजी अमल में आने हैं। हाँ, हमें सियासतदानों को इससे ज्यादा आगे बढ़ने की, पहले आगे बढ़ने की जरूरत है और नौजवानों को अपने साथ मिला के अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त मुल्क को बचाया जाए। बिल्कुल ठीक। मुल्क बहरान में गिर रहा है, उसके लिए आला फैसले किए जाए। उसका अगर भले नुकसान भी तौर पे तो भले हो, लेकिन नुकसान, सियासी नुकसान तो कवर हो जाएगा, मुल्क को होने वाला नुकसान कवर नहीं होगा। ये हमारा टारगेट होना चाहिए और है इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, आपने वक्त दिया, आपने भी आगे बढ़ने की बात की। हुसैन हक्कानी साहब से हमारी ख्वाहिश थी कि आज तफसीली मुकालमा हो जाए, लेकिन सफ़र में भी थे तो बीच में जो कनेक्शन है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ। वी ट्राइंग टू गेट हिम बैक। अगर हक्कानी साहब लाइन पे हैं तो मुझे इत्तला दीजिए ताकि उनसे हम बात कर सकें। हुसैन हक्कानी साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके थे, बता रहे थे आगे हल क्या है। हक्कानी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, अब चूंकि वो रब्त में मसला आया कनेक्टिविटी में, इसलिए तफसीली गुफ्तगू नहीं हो सकी। आप वीडियो अगर ऑन कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज़ फ़ोन पे आपको सुन लेंगे। आप ये फरमाइए कि अब जो सूरत हाल दरपेश है उसमें अगर आपको एक मशवरा देना हो जनाब इमरान खान साहब को, जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जनाब जरदारी साहब को, तो वो क्या मशवरा होगा? मेरा मशवरा इमरान खान साहब को तो यह है कि उनको जितनी मकबूलियत मिलनी थी मिल गई। ठीक, अब वो मकबूलियत पसंदी तर्क करें, पॉपुलिज्म तर्क करें और मफाहमत के रास्ते पर आएं। ये जो तर्ज फिक्र है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से मफाहमत नहीं करूंगा, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली में बनवा दूंगा, लेकिन जो पार्टियां हैं जिनके पास सीटें हैं उनके साथ बातचीत नहीं करूंगा। ये तर्ज फिक्र उनको अब उनकी मकबूलियत के ग्राफ को भी नीचे लाएगा बिलाखिर, क्योंकि कोई सारी उम्र गुस्से में नहीं रहता। आपके और मेरे भी जो दोस्त अहबाब हैं, आपको भी कभी कभी गुस्सा आता होगा, मुझे भी जिंदगी में आया है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सारी उम्र गुस्से में रहते हैं। हल्के हल्के लोगों का गुस्सा ठंडा भी होना शुरू होता है, हकीकतें भी लोगों के सामने आती हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को मेरा मशवरा ये है कि वो भी मफाहमत के दरवाजे बंद ना करें। जरदारी साहब तो खैर हमेशा मफाहमत का दरवाजा खुला रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान में ये जो बयानिया है कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं, इसको सियासत को हक और बातिल की हम लड़ाई बना देते हैं जिसमें हम हक हैं दूसरा बातिल है, ये ख़त्म करें। पार्लियामेंट जो है उसमें अगर आप बातचीत करेंगे तो देखें जमहूरियत क्या होती है। जमहूरियत ये होती है कि अक्सरियत की हुकूमत बनती है और जिनको उतने वोट नहीं मिले होते उनके वो अपोजिशन में होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन होती है वो कल की हुकूमत भी होती है। तो इसलिए अगर सब पार्लियामेंट में बैठे हैं, बातचीत करें, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में एक दूसरे पर किताबें फेंकें, लान तान करें, कोई साहब आए और पार्लियामेंट के अंदर सिगरेट जला के ये साबित करने की कोशिश करें कि जी ये मेरे नजदीक तो इस कौमी असेंबली की उतनी अहमियत ही नहीं है, तो इससे वकार नहीं पैदा होगा। कानी साहब, ये तो सियासी रहनुमाओं के नाम आपके मशवरे थे ना, एक बड़ा अहम फरीक और रह गया है जो बज़ाहिर गैर सियासी है, उसके ऊपर आपने बहुत लिखा है। उस फरीक को तो सारी उम्र गुजर गई। देखें उस फरीक को तो मशवरे देते सारी उम्र गुजर गई। देखें उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब जो कहती है वो करके दिखा दे और वाकई सियासी अमल से पीछे हटती चली जाए। देखिए, जब आप सियासतदानों को अपना किरदार पूरी तरह नहीं अदा करने देते और उनके बारे में बदगुमानियां फैलाने ही को आप मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, तो मुल्क में अच्छी सियासी क्लास पैदा ही नहीं हो सकती। कई तजुर्बे हो चुके हैं कि ये पार्टी पैदा कर दिया। देखिए, एक जमाना था मुस्लिम लीग उनकी पसंदीदा पार्टी थी, मुस्लिम लीग से फिर उनकी बदगुमानियां हुई, फिर इमरान खान और पीटीआई को पसंदीदा पार्टी बनाया गया। पसंदीदा पार्टी बनाना बंद करें। सीधी सी बात है,
अपना अपना हर एक का काम है। जो अस्करी तरबियत है वो सियासत के लिए नहीं है। अस्करी तरबियत जो है वो मुल्क की सलामती पर तवज्जो करने की है। इसी तरीके के साथ ये भी अब ख़त्म करें कि यानी हम जो हैं वो बिल्कुल ख़ास हैं और बाकी लोगों को नहीं आता कि क्या होता है। देखिए, मैं अपनी आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बारे में इतनी बदगुमानी रही, लेकिन 4 चीज़ें मैं आपको बताऊं जो मैं कहता रहा हूं, जो सही साबित हुई। मैं कहता था जी तालिबान जो है वो हमारे गले पड़ गए। मैं कहता था कि बिलाखिर हमको कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत करनी पड़ रही है। तीसरी बात यह कि हमें अमेरिका के साथ महाजाराई नहीं करनी चाहिए, वरना इससे हमारी मईशत पे असर पड़ गया। और चौथी बात ये कि मुल्क की मईशत के लिए जो बेहतर फैसले हैं वही मुल्क के लिए साहब, अब वो चूंकि वक्त मेरा बड़ा मुख्तसर रह गया, जाते जाते क्या कोई अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए, या अभी आप तहकीक और तालीम में मसरूफ रहेंगे? वो जिम्मेदारी मेरे पास है इस वक्त लिखने पढ़ने की और सोचने समझने की, वो भी तो किसी को अदा करनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अच्छी तरह अदा कर रहा हूँ। 4 किताबें पाकिस्तान पे लिख चुका हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही एक और लिखने वाला। चलिए, इंशाल्लाह फिर किसी और रोज़ आपसे तफसीली नशिस्त होगी। आज वक्त की भी कमी थी और कुछ राब्ते की भी, आप क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, बहुत ममनून हूँ आपका। नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में आज इतना ही, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।